नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजित झारिया और स्वागत है आप सभी का आर सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं दो आर्टिकल को। पहला जो आर्टिकल रहेगा हमारा डीलिमिटेशन, जिसको हिंदी में परिसीमन बोलते हैं। तो परिसीमन से रिलेटेड आर्टिकल रहेगा पहला। सेकंड वाला जो हमारा आर्टिकल है दोस्तों, वो जम्मू एंड कश्मीर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, ये योजना वहाँ पर कितनी सफल हो पाई है, इसके बारे में रहेगा। तो सबसे पहले पहला एडिटोरियल देखते हैं जो कि डीलिमिटेशन से रिलेटेड है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना रहेगा, उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। डीलिमिटेशन को लेकर के जो अभी चिंताएं हैं ना, वो ख़त्म नहीं हो पाई हैं। पार्टिकुलरली जो साउथ वाले स्टेट हैं जिन्होंने जनसंख्या को बेटर तरीके से कंट्रोल किया है, लेकिन वो हिंदी भाषी राज्य नहीं हैं, अदर लैंग्वेज बोलते हैं। इन राज्यों को कम सीटें मिली हैं, साथ ही साथ इनको टैक्स का भी कम हिस्सा मिलता है। ऊपर वाले राज्यों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, और ऊपर ज़्यादा फ़ायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर बीजेपी का डोमिनेंस है। तो बीजेपी ज़रूर यही सोचेगी कि कैसे न कैसे करके नॉर्थ वाले हिस्से को ही हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। तो जो अनसक्सेसफुल स्टेट है ना, ये क्या बन जा रहे हैं, ये गद्दी के मालिक बन जा रहे हैं, खजाना के मालिक बन जा रहे हैं। और जो सक्सेसफुल स्टेट हैं, जो बेटर काम किए हैं जनसंख्या को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, हर चीज़ में जो आगे हैं, विकसित हो चुके हैं, उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके ऊपर ये आर्टिकल मेनली फोकस करता है। यहाँ पर बात करी जाती है भारत के संघवाद स्ट्रक्चर को लेकर के, फेडरलिज्म जिसको बोला जाता है। ठीक है, फेडरलिज्म मतलब हमारा जो देश है, ठीक है, हमारा जो देश है वो बहुत सारे राज्यों से मिलकर के बना है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के शासन करते हैं। तो राज्य सरकार की पावर अलग है, केंद्र सरकार की पावर अलग है, और कोई किसी की पावर में इंटरफेयर नहीं करता है। इसी को हम बोलते हैं भारतीय संघवाद। तो विविधताएं भी हैं, कुछ समानताएं भी हैं, और इन्हीं सब के बावजूद भी पूरे देश में यूनिटी हमको देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं कि भाई जो डीलिमिटेशन है वो कैसे करके डीलिमिटेशन को, ये जो विविधता है ना, वो प्रभावित करती है। ठीक है, कैसे प्रभावित करेगा। रीजनलिज्म हमको देखने को मिलता है, जैसे कि भाषा, जाति, धर्म, सांस्कृतिक पहचान के आधार पर क्षेत्रीय दल और आंदोलनों का उदय हुआ था। ठीक है, इससे भारत की जो राष्ट्रीय अखंडता और एकता है ना, ये कहना चाहिए इसको चुनौती मिली थी। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग कोई राज्य के आधार पर डिमांड करने लग जाते हैं, कोई भाषा के आधार पर, कोई संस्कृति के आधार पर बोलने लग जाते हैं कि हमें अलग राज्य दे दो या फिर हमें सीटें प्रोवाइड करो। ऐसी इनकी डिमांड उठती रहती है। अब सबसे पहले तो हम डीलिमिटेशन को समझते हैं। डीलिमिटेशन का वर्णन किया गया है आर्टिकल 82 में, अनुच्छेद 82 में इसका कहना चाहिए उल्लेख किया जाता है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है, इसमें बोला जाता है कि देखिए, नंबर ऑफ लोकसभा सीट पर स्टेट इज रिकैलिब्रेटेड आफ्टर ईच सेंसस बाय द डीलिमिटेशन कमीशन। प्रत्येक स्टेट में कितनी लोकसभा की सीटें होंगी, इसको कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। कब हम कम या ज़्यादा करेंगे, जब हमारे देश में पॉपुलेशन की गणना होगी, जनगणना होगी, तब परिसीमन आयोग की तरफ से फिर से लिमिटेशन का काम किया जाएगा, डीलिमिटेशन का काम किया जाएगा। तो डीलिमिटेशन का मतलब ये है कि पार्टिकुलरली किसी एरिया में, किसी स्टेट में कितनी लोकसभा की सीटें होंगी, कितनी जनसंख्या के ऊपर, ये चीज़ निर्धारित किया जाना डीलिमिटेशन कहलाता है। लेकिन पिछली जो डीलिमिटेशन रही है उसकी क्या हिस्ट्री रही है। ठीक है, डीलिमिटेशन पिछली बार जो हुआ था तो हम 1971 की सेंसस को बेस बना के किए थे। ठीक है, जहाँ पर 1976 में क्या होता है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दी थी डीलिमिटेशन को आने वाले 25 साल के लिए। ठीक है, कब तक, 2001 तक। इसके बाद इसको फिर और भी 25 साल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट की तरफ से क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, और ये 2026 तक कहना चाहिए अभी हमको लैप्स देखने को मिल रहा है। जब तक कोई संशोधन नहीं आ जाता है तब तक आप देखेंगे 2026 तक डीलिमिटेशन की प्रोसेस हमको देखने को नहीं मिलने वाली है। हालांकि देखा जाए, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने
कुछ हिंट दिए थे कि हम जो है फ्रेश डिलिमिटेशन कंडक्ट कराएंगे 2029 के इलेक्शन के पहले, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। ये जो डिलिमिटेशन है एज ए थ्रेट के तौर पर किन राज्यों को दिखाई देता है? सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाती है टोटल फर्टिलिटी रेट की, मतलब एक महिला एवरेज अपनी लाइफ साइकिल में कितने बच्चों को जन्म देती है, उसको हम TFR बोलते हैं। तो जो TFR होता है ये एक डेमोग्राफिक इंडिकेटर होता है जो कि हमें अंदाज़ा बताता है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं एक महिला के, ठीक, कितने बच्चों को वो जन्म दे रही है उसके रिप्रोडक्टिव ईयर में। एक चीज़ का यहाँ पर और उल्लेख किया जाता है कि जैसे जो नॉन हिंदी स्टेट हैं केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना वो 1.6 से 1.8 के बीच में है, जबकि ये कितना होना चाहिए था, 2.1 होना चाहिए। मतलब एवरेज एक महिला को 2 बच्चों को जन्म देना चाहिए, लेकिन वो अपनी लाइफ साइकिल में 1.6 से 1.8 बच्चों को ही जन्म दे रही है। तो जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2 का रहता है। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब ये है कि यदि पति पत्नी ख़त्म हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, आफ्टर डेथ, अब उनकी जगह लेने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2.1 बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, तब जा कर के कहना चाहिए उनको, उनकी जनसंख्या को वो ये रिप्लेस कर देगी नई पीढ़ी। अब जो हिंदी भाषी राज्य है जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, वो है 3.5, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल के भी ये ऊपर चल रहा है। अब हम देखते हैं जो नॉन हिंदी स्टेट है, ठीक है, नॉन हिंदी स्टेट मतलब साउथ वाले स्टेट जहाँ पर तेलुगु, तमिल, बंगाली ये सब बोला जा रहा है, वहाँ पर लोकसभा की सीटों में हमको गिरावट देखने को मिला है। और यदि डिलिमिटेशन के हिसाब से अभी अभी हम देखेंगे ना, यदि कंडक्ट हो जाता है तो इससे किसी प्रकार का फ़ायदा साउथ वाले हिस्सों को नहीं मिलने वाला। इन्होंने जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए बेहतर कदम उठाए हैं, लेकिन जनसंख्या के आधार पर यदि सीटें दी जा रही हैं तो इनको फ़ायदा नहीं होने वाला। जैसे साउथ वाले स्टेट की बात करें तो अभी जैसे इनको 25% सीट मिल रही हैं तो ये 17% पर आ जाएंगी। जो हिंदी भाषी राज्य हैं इनको फ़ायदा होगा, इनकी सीटें 40 से लेकर के 60% इंक्रीज़ हो जाएंगी। वहीं कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो इनको मात्र 30% हिस्सा ही मिल पा रहा है टोटल फंड का, ठीक है। ये लोग जितना भी डायरेक्ट टैक्स में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ना उनका इनको 30% ही मिल पा रहा है। लेकिन बिहार एंड उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे ये लोग डायरेक्ट टैक्स में अपनी हिस्सेदारी, ये तो कंट्रीब्यूशन 100 रुपये का है तो इनको बदले में 250 से 350% का कंट्रीब्यूशन मिल जाता है इनको। अब अभी तक देखा जाए, ठीक है, 2011 की सेंसस का इस्तेमाल करिए, 1971 का प्रयोग आप मत करिए, ऐसा कहना था 16वें नंबर का फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। लेकिन इससे भी उतना ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इससे क्या है, और भी ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम नहीं होने वाला है। जो नॉन हिंदी पॉपुलेशन है, क्योंकि उसमें हमको गिरावट देखने को मिली है 1947 से ही यदि हम देख लें तो जो पॉपुलेशन का अनुपात है बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु लोगों की, तो इनकी जनसंख्या में हमको डिक्रीज देखने को मिला है। लेकिन जो पॉपुलेशन का अनुपात है हिंदी भाषी राज्यों का, इनमें मैसिव ग्रोथ हमको देखने को मिली है। 36% से लगभग 43% ग्रोथ रेट हमको देखने को मिली है। वहीं यदि जीडीपी और रिवेन्यू की बात करें तो जीडीपी में और रिवेन्यू में साउथ वाले स्टेट काफ़ी बेहतर योगदान दे रहे हैं, ऊपर वाले राज्य उतना बेहतर नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उनको फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, उनको ज़्यादा लोकसभा की सीटें दी जा रही हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए ना, हमको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है नॉन हिंदी स्टेट के साथ में। अब क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, पॉइंट वाइज इनको देख सकते हैं। पहले नंबर की बात यह है, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि 25-25 साल के लिए इसको हमने क्या कर दिए थे, पोस्टपोन कर दिए थे, ये सब चीज़ें आगे नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात यह है, परमानेंटली फ्रीज भी आप मत करिए डिलिमिटेशन की प्रोसेस को। थर्ड नंबर की बात यह है, ठीक है, आप वो चीज़ सोचिए ना जिसमें डिलिमिटेशन में जो मुख्य बातें हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस आपको करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ में इसमें आप कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक बात यहाँ पर बोला जा रहा है, जो कंकरेंट लिस्ट है इसको एबॉलिश कर दिया गया था इन फेवर ऑफ एन एक्सपांडेड स्टेट लिस्ट, ठीक है।
जो एक्सपांडेड स्टेट लिस्ट है, इसी के फेवर में कंकरेंट लिस्ट को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया जाना। सेकेंड नंबर की बात यह है, जितनी भी जो रेसिडुअल पावर है वो किसके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के पास में। तो ऐसी भी कुछ कुछ यहाँ पर मुख्य बातें कहना चाहिए उठाई जाती हैं। रेसिडुअल पावर, जिसको हम रिजर्व पावर के रूप में भी जाना जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो पावर होती है ना, आर पावर दैट आर नॉट प्रोहिबिटेड टू एक्सरसाइज बाय ए गवर्नमेंट ऑर्गन बट आर नॉट गिवन टू एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गन बाय लॉ। तो कहना चाहिए जो पावर आपकी है आप उसी के हिसाब से काम करिए, ठीक है। केंद्र सरकार के पास में जो ताकत है उसी के हिसाब से काम करेगी, राज्य सरकार के पास जो ताकत है उसके हिसाब से करेगी। इसके अलावा जो लार्ज स्केल ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट है, जैसे कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन कानून बना सकता है, ये अभी ज़्यादातर केंद्र सरकार के पास में है, लेकिन इसको थोड़ा सा राज्य सरकारों की तरफ भी हमें ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। तो जो एक्सटर्नल डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर है एंड करेंसी, ये सब कहाँ चला गया है, केंद्र सरकार की झोली में चला गया है। इसको थोड़ा सा आप आउट करिए, थोड़ा सा राज्यों की तरफ भी भेजिए, इससे डिसेंट्रलाइजेशन जैसी प्रोसेस हमको देखने को मिलेगी। इस आर्टिकल के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कितनी सक्सेस हो पाई है और कौन कौन सी कमियां हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो खाना पकाने के लिए नॉर्मली देखा जाए गांव देहात में सबसे ज़्यादा लकड़ी का, कोयले का, गोबर के कंडों का इस्तेमाल किया जाता है। वो अभी भी किया जा रहा है सिलेंडर का कनेक्शन मिलने के बावजूद भी। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि सरकार ने एक बार भर के फ्री तो दे दी है, लेकिन अब फिर से रिफ़िल कराने के लिए, भराने के लिए उनके पास में पैसे नहीं रह जाते। इससे अच्छा है सबसे सस्ता साधन लकड़ी और कंडे का इस्तेमाल किया जाना। कोयले का भी बहुत कम गाँव में इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा लकड़ी और कंडे का ही इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ग्रामीण परिवारों को एलपीजी प्रोवाइड करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक योजना लॉन्च करी थी। इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। पारंपरिक रूप से महिलाएं जो खाना पकाती हैं चूल्हे में, लकड़ी से, कोयले से, कंडे से, बोला जाता है इससे महिलाओं के हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ता है, ठीक है। तो पर्यावरण के साथ साथ ह्यूमन के लिए भी ये हानिकारक है। विशेषताओं की यदि हम बात करें, इस योजना के अंतर्गत जो बीपीएल परिवार है, ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार हैं, इनको प्रत्येक को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रोवाइड करी जाती है। कितनी की वित्तीय सहायता प्रोवाइड करी गई इसमें, 1600 रुपये। इसके बाद सरकार उज्ज्वला योजना 2.0 लेकर के आई थी, ठीक है। इससे परिवारों को डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन के साथ पहला रिफिल और एक चूल्हा मुफ्त दिया जाता है, ठीक है। मतलब डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन मिला है, पहला रिफिल भी दिया जा रहा है, पहली बार आप भरवाने जाएंगे तो वो भी फ्री रहेगा, और एक चूल्हा फ्री दिया जा रहा है 2.0 के अंतर्गत। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आप देखेंगे ना, तो इसको 4 चरण में इसके जो चरण रहे थे उसको हम देखते हैं। तो ये योजना 1 मई 2016 को चालू करी गई थी। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2020 तक जो वंचित परिवार हैं इनको 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का टारगेट रखा गया था। इसके बाद 2022 में सरकार उज्ज्वला 2.0 स्कीम लेकर के आई थी। अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और देख लेते हैं एडिटोरियल को क्या बोलता है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना उसकी लाइनें किस प्रकार से होने वाली यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ्यूल का जो एडॉप्शन है जम्मू कश्मीर में हम कैसे करके बढ़ा सकते हैं, एलपीजी या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार कैसे करके किया जा सकता है, कहाँ पर, कश्मीर में। इसके लिए जो नेटवर्क है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, रूरल एरियाज़ में इसके पॉइंट को हमें बढ़ाना पड़ेगा। एक जगह मिल रहा था तो 2-3 जगह दुकान खोलना पड़ेगा। साथ ही साथ रिफ़िल के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि सबसे सस्ता जो साधन दिखाई देता है वो लकड़ी और कंडों का ही दिखाई देता है, इसलिए लोग रिफ़िल नहीं करवाते हैं, फिर चूल्हे में खाना बनाना चालू कर देते हैं। इंडिया कितने % सॉलिड फ्यूल के ऊपर रिलाय करता है, कितने सारे लोग चूल्हे में खाना पका रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है 681 मिलियन लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो कि चूल्हे में खाना पका रहे हैं, लकड़ी कट्टे से या फिर कोयले से। इससे
उनका खुद का हेल्थ, साथ ही साथ एनवायरमेंटल कंसर्न भी पैदा होता है। क्लीन फ्यूल एंड प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सरकार लेकर के आई थी ताकि प्रमोट किया जा सके एडॉप्शन ऑफ क्लीन एनर्जी का। इसके लिए सरकार सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करती है गरीब लोगों को। तो ये है क्लीन फ्यूल योजना, जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब इस स्कीम का जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में कितना इम्पैक्ट पड़ा है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी तक प्रोवाइड किया है 10.3 करोड़ एलपीजी कनेक्शन इस स्कीम के अंतर्गत। अब यहाँ एक जो सर्वे कंडक्ट कराया गया था, उस सर्वे के बारे में चर्चा करी जाती है कि उस सर्वे में कौन कौन सी बातें शामिल करी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें 820 घरों का डेटा इकट्ठा किया गया है। पूरे 48 विलेज शामिल किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुलगाम, राजौरी, 2 डिस्ट्रिक्ट को इसमें ज़्यादा शामिल किया जाता है क्योंकि यहाँ पर इनको सबसे कम फायदा मिला है। यहाँ पर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है एंड जो 24 विलेज हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं ईच डिस्ट्रिक्ट से, ताकि इंश्योर किया जा सके कवरेज ऑफ ऑल द तहसील विद इन द डिस्ट्रिक्ट। 24 विलेजेस कर करके कहना चाहिए इन्होंने सर्वे किया था, ताकि ज़्यादातर जो तहसील हैं इसमें शामिल हो जाए। इसके अलावा जो नंबर ऑफ विलेज हम लोग सिलेक्ट किए हैं ईच तहसील से, वो पॉपुलेशन के हिसाब से सिलेक्ट किए हैं। इसके अलावा जो सर्वे किया जा रहा है, इस सर्वे में सभी प्रकार के लोग शामिल किए गए हैं। कौन कौन से लोग, जैसे कि एपीएल वाले, बीपीएल वाले एंड अंत्योदय अन्न योजना वाले भी लोग इसमें शामिल करे गए हैं। तो जो एपीएल वाले होते हैं वो गरीबी रेखा के ऊपर हैं, बीपीएल है बिलो पॉवर्टी लाइन, और सबसे लास्ट में आ जाते हैं अंत्योदय अन्न योजना वाले हाउस होल्ड। ठीक है, तो सब लोगों को शामिल कर लिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति इस सर्वे से बाहर ना निकल जाए। अंत्योदय अन्न योजना की यदि हम बात करें, जो कि भारत सरकार की एक योजना है जिसकी तरह गरीब परिवारों को कम कीमत पर भोजन अवेलेबल कराया जाता है। इसके अंतर्गत गरीब परिवारों को 35 किलो राशन दिया जाता है, जिसमें 20 किलो गेहूँ और 15 किलो चावल रहता है। गेहूं पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल पर 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी दी जाती है। इस कैटेगरी में कौन लोग आ जाते हैं, जिनकी सालाना आय 15,000 रुपये तक की रहती है। ठीक है, इसमें जैसे कि खेतों में काम करने वाले जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं वो लोग आ जाते हैं। सीमांत किसान जिनकी कम खेती बाड़ी है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, तो ये सारे लोग इसमें आ जाते हैं। वहीं यदि हम बात करें, इस योजना को केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एन विष्णु ने डेवलप किया था इस योजना को, और इसको 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। तो तीनों कैटेगरी के लोग इसमें शामिल कर दिए गए हैं। कौन कौन है, जैसे कि आप देख सकते हैं एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना वाले लोग। अब एलपीजी कनेक्शन एडॉप्शन की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऑप्शनल तौर पर देखा जाए, जो एलपीजी कनेक्शन है रूरल एरियाज़ जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, 85% घरों तक ऑफिशियल एलपीजी कनेक्शन पहुंच चुका है। सरकार कह रही है 85% लोगों तक हमने कनेक्शन पहुंचा दिए हैं। लेकिन कुछ बचे हुए जो लोग हैं, लगभग 68% ऑफ दीज वर प्रोक्योर्ड अंडर PMUY। ठीक है, लगभग 68% इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने प्रोक्योरमेंट किया है PMUY योजना के अंतर्गत। केवल 4.41% जो घर के लोग हैं रूरल एरियाज़ में, पार्टिकुलरली पहाड़ी वाले एरिया में जैसे कि राजौरी, इनके पास में कोई एलपीजी का कनेक्शन नहीं है। अनऑफिशियल कनेक्शन भी हमको देखने को मिले हैं, लगभग कितने परसेंट, लगभग 10.53%। ठीक है, ये लोग अनऑफिशियल कनेक्शन के ऊपर रिलाई करते हैं। कुछ लोग ट्रेडिशनल तरीके से कुकिंग की मेथड अपना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर ये पिक्चर में देख सकते हैं। 92% ऑफ जो हाउस होल्ड हैं अभी भी ट्रेडिशनल चूल्हा का इस्तेमाल करते हैं एंड 85% लोग ऐसे हैं जो कि इंगेज हैं फ्यूल स्टैकिंग में। इसके लिए वो सॉलिड फ्यूल एंड एलपीजी दोनों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये लोग ईंधन को बचा करके इकट्ठा कर करके रख लेते हैं। ये पैटर्न बता रहा है कि ये लोग अपनी कल्चर से अभी भी जुड़े हुए हैं, ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड से। दूसरी नंबर की बात ये पता चलती है कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे एलपीजी का जो फ़ायदा है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो फ़ायदा है, वो इन तक कहना चाहिए नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं यदि हम बात कर लें कि भाई एवरेज नंबर ऑफ एलपीजी सिलेंडर
कौन कितने सिलेंडर कंज्यूम कर पा रहा है ना। तो कुलगाम की यदि हम बात कर लें, यदि हम पिछले लास्ट 6 मंथ की बात करें तो एक घर में 6 महीने में, लास्ट 6 मंथ में 3.5 सिलेंडर इन्होंने खर्चा किए हैं कुलगाम में, कोई एक फैमिली में, जो इंडिकेट करता है मॉडरेट यूज़, मतलब ठीक ठाक इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो जो कुलगाम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशरी हैं, ठीक है, यहाँ पर हायर एडॉप्शन रेट हमको देखने को मिला था 3.54 का। अब राजौरी की तरफ यदि हम जाते हैं तो जो PMUY के बेनिफिशरी हैं, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी कम दिखाई देते हैं, ठीक है, लोअर देन जनरल कंज्यूमर हाउस होल्ड। PMY के अंतर्गत जिनको सिलेंडर दिए हैं ना, वो लोग ज़्यादा सिलेंडर कंज्यूम नहीं कर पा रहे, जिन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्चा। अब हम बात करते हैं कि भाई महिलाओं के ऊपर जो हेल्थ का बर्डन है उसको कैसे करके कम किया जा सकता है। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रखा गया था उज्ज्वला योजना का वो यही था कि हेल्थ का जो बर्डन है, जैसे कि खांसी आ रही है, ठीक है, और भी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं चूल्हा में खाना पकाने से, क्योंकि ये इंडोर में खाना पक रहा है और इसका जो धुआं है सीधे उनकी नाक से सीधे फेफड़ों में जाता है। तो सर्वे से ये पता चला है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट मिल जाता है महिलाओं को जिन्होंने LPG से खाना पकाया है कुलगाम में। जैसे हम BPL हाउस होल्ड की बात करें, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बात करें, तो जो इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, श्वास संबंधी जो समस्याएं जैसे कफ आना, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाना, सर दर्द करना, यहाँ पर काफ़ी कमी आई है। अब नॉन PMUY बेनिफिशरी जो कि BPL हाउस होल्ड है, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, गरीबी रेखा के जो नीचे रहने वाले लोग हैं ना, जो कि इस योजना के अंतर्गत अपना कनेक्शन नहीं लिए हैं, तो यहाँ पर 24% इंसिडेंस हमको देखने को मिले हैं कफ आने के, ठीक है, ड्यूरिंग द 1 मंथ पीरियड इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डाटा कलेक्शन। लेकिन जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशरी हैं उनमें हमको गिरावट देखने को मिली है, 24% बीमारियां देखने को मिली हैं किनको, जो नॉन PMY बेनिफिशरी हैं उनको, लेकिन जो उज्ज्वला योजना के बेनिफिशरी हैं 21% की गिरावट हमको देखने को मिली है खांसी वगैरह में। तो इस प्रकार से जो कमी हम देख रहे हैं ये काफ़ी मोर सिग्निफिकेंट मानी जाती है, ठीक है, अंत्योदय अन्य योजना वाले हाउस होल्ड में भी, ठीक है, जहाँ पर बोला जा रहा है जो नॉन बेनिफिशरी हैं योजना के 13% इंसिडेंट हमको देखने को मिला है कफिंग के, लेकिन जो बेनिफिशरी हैं उनमें 10% की हमको क्या देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली, इनको इन्फेक्शन, चाहे वो हेडेक हो चाहे वो चेस्ट इन्फेक्शन हो, वो 10% गिरावट, जिनको फ़ायदा मिल रहा है उनको सर दर्द, कफ, हेडेक, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एडिशनल उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि राइस कुकर। तो जो एजुकेटेड मेंबर हैं आल्सो एक्सपीरियंस बेटर हेल्थ आउटकम, जो लोग कुकर में खाना पका रहे हैं बोला जा रहा है, एंड ये लोग जो कि बेटर एजुकेटेड हैं तो इनको बेटर हेल्थ आउटकम मिल पा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, उज्ज्वला योजना के जो हितग्राही हैं, बेनिफिशरीज हैं, जिनके पास में राइस कुकर है, इनको कफिंग के 20% मामले कम देखने को मिले हैं अदर से यदि हम तुलना करेंगे तो। दूसरी बात यदि हम करें, ऐसे घरों की चर्चा करें, ठीक है, जहाँ पर जो मैन कुक हैड सेकेंडरी और अबव एजुकेशन, saw the incident of chest infection dropped to 4% among BPL household। अब हम बात करते हैं कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि LPG यूज़ को रोक रही हैं या फिर बाधा यहाँ पर खड़ी कर रही हैं। पहले नंबर की बात यह है, लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। अब इतने दूर वाला एरिया है, इतना पहाड़ी वाला रीजन पड़ जाता है ना, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि लोग इस स्कीम के बारे में जानते नहीं होंगे, लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकता है। 47% लोगों को ये भी नहीं पता चला कि हम चूल्हे में यदि खाना बना रहे हैं, सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे कोई हेल्थ का रिस्क हो सकता है, ठीक है। एंड 64% लोग ऐसे हैं जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में जिनके पास में टीवी तक नहीं है। 33% हाउस होल्ड ऐसे हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि फीमेल मेंबर रिस्पॉन्सिबल है खाना पकाने के लिए एंड इनके पास में मोबाइल फ़ोन तक नहीं है। 33% लोग कैसे हैं जहाँ पर फीमेल ही खाना बनाती है एंड उनके पास में मोबाइल तक नहीं है।
सेकंड नंबर का जो बैरियर यहाँ पर आ रहा है वो है फाइनेंशियल बैरियर है। एक बार कनेक्शन यदि ले भी लेते हैं तो 1,000 रुपया में फिर से उसको भरवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। न्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो पहली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो बुलडोज़र एक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही बढ़िया फैसला आया है, जिसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन देखा जाए आर्टिकल 142 के अंतर्गत ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुनवाया है। ठीक है, इसमें बोला जाता है कि भाई यदि आप किसी के घर को गिरा रहे हो तो 15 दिन पहले आप उसको नोटिस देंगे। ठीक है, इसके अलावा अभी तक यदि किसी का भी घर गलत तरीके से तोड़ा गया है तो जो घर गिराने वाला अधिकारी है ना उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। घर का जो नुकसान है उसको भरपाई वो अधिकारी अपनी जेब से करेगा। ठीक है, मतलब जो सरकारी अधिकारी है उसके ऊपर भी कार्रवाई करी जाएगी। आप किसी के घर को इस आधार पर नहीं तोड़ सकते हैं कि वो किसी मामले में अपराधी है, कहीं पर कहना चाहिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है या दोषी है। कानून को ताक पर रख कर के आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, ऐसा बोला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आर्टिकल 142 के अंतर्गत ये फैसला सुनाया गया है। आर्टिकल 142 कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति देता है, मतलब जिन मामलों में अब तक कानून नहीं बन पाया है उन मामलों में न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बुलडोजर एक्शन को लेकर ही नहीं है, इससे पहले तलाक के कुछ खास मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को आधार बना करके अपना फैसला सुनाया था। स्पेशल पावर आप इसको बोल सकते हैं। कौन कौन सी 5 बड़ी बातें यहाँ पर बोली गई हैं, जैसे कि मनमानी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। मनमानी कार्यवाही यदि आप करोगे तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है, मौलिक अधिकार होता है हमारा घर का अधिकार। घर एक संपत्ति अकेली नहीं है, ये परिवार की सामूहिक आशा को बताता है। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और आश्रय का अधिकार इसका एक पहलू है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बोला जाता है। अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो बुकर प्राइज़ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बुकर प्राइज़ के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये विश्व के कुछ टॉप साहित्य के क्षेत्र में प्रोवाइड किए जाने वाले अवार्ड में से एक अवार्ड माना जाता है, सिंगल वर्क ऑफ फिक्सन। ठीक है, फिक्सन के ऊपर यदि आप कोई किताब लिखे हैं तो इसके लिए आपको ये पुरस्कार प्रोवाइड किया जा सकता है। स्थापना की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। बुकर प्राइज़ आरंभिक रूप से देखा जाए रिवार्डेड किया जाता है कॉमनवेल्थ राइटर्स एंड नाउ एक्सपांड्स टू द ग्लोब। पहले कॉमनवेल्थ के राइटर्स को दिया जाता था, आज के समय में दुनिया में किसी को भी ये दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब अब ये सबके लिए खोल दिया गया है। इसका उद्देश्य है फिक्सन के क्षेत्र में, ठीक है, नॉवल के क्षेत्र में लोगों को आगे लेकर के जाना। ठीक है, एलिजिबिलिटी यदि हम बात कर लें क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी उपन्यास पहली बात है इंग्लिश में लिखा हुआ होना चाहिए एंड पब्लिश्ड इन द यूके एंड आयरलैंड। इसको कहाँ पर प्रकाशित करना पड़ेगा आपको, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड में आपको प्रकाशित करना पड़ेगा, रिगार्डलेस ऑफ द नेशनलिटी ऑफ देयर ऑथर। ट्रांसलेशन इसका नहीं होना चाहिए, ये ओरिजिनली इंग्लिश में ही होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, एंड इट मस्ट बी पब्लिश्ड बाय ए रजिस्टर्ड यूके और आयरिश इम्प्रिंट। सेल्फ पब्लिश नॉवल इसमें अलाउ नहीं किए जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं प्रकाशन में ले जाकर के इसको पब्लिश करने की ज़रूरत है। वहीं यदि हम बात करें कितना पैसा इनको मिलेगा, कितनी राशि मिलेगी, तो 50,000 पाउंड यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति को कितना रुपया दिया जाएगा, 50। वहीं यदि हम इसको रुपये में नापेंगे ना तो 53,47,265 रुपया होता है। तो बहुत बड़ी ये राशि है, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी राशि प्रोवाइड करी जाती है उस राइटर को। इसके बाद यदि हम बात करें द बुकर प्राइज़ फाउंडेशन की, तो ये एक रजिस्टर्ड चैरिटी मानी जाती है। इसकी स्थापना करी गई थी सन 2002 में। तभी से लेकर के बोला जा रहा है ये रिस्पॉन्सिबल है इस अवार्ड के लिए, मतलब मैन बुकर प्राइज़ फॉर फिक्सन के लिए एंड फॉर द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ के लिए सिंस इट्स इनॉग्रेशन इन 2005।